पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक, सृष्टि, अजय और अनुराधा चारों एक साथ कार में बैठे हुए हैं। उनकी कार सृष्टि विला की ओर बढ़ रही थी। तब मयूरी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उनके कार को अटैक करती है। अचानक से उनके कार पर गोलियां चलने लगती है। सृष्टि डर से कार्तिक के शर्ट को कस कर पकड़ लेती है, तो वहीं अनुराधा का भी यही हाल था। अजय के कमर को कस कर पकड़ लेती है। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। अजय और कार्तिक दोनों ही उनके डर को अच्छे से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का यही डर कार्तिक और अजय को सामने वाले के लिए हैवान बना रहा था। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और कार्तिक इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। कार्तिक अपनी लाल आंखों से सामने देख रहा था, जहां 15 से 20 गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के बाहर हाथ में बंदूक लिए बहुत सारे हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा अपनी चादर फैला रखी थी। सृष्टि कार्तिक के सीने से चिपकी हुई थी, लेकिन तभी सृष्टि के कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सृष्टि सामने देखती है तो मयूरी ब्लैक कपड़े पहने अपने हाथों में गन लिए खड़ी थी। वो सृष्टि को देखकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, सृष्टि सक्सेना, मुझे तो लगा था कि जब मैं कार्तिक सक्सेना को मारने आऊँगी तो मेरा सामना एक शेरनी से होगा, लेकिन तुम तो बकरे की बच्चे की तरह अपने पति से जाकर चिपकी हुई हो। तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। चलो, मेरा सामना करना तो तुम्हारी बस की बात नहीं, पर अपनी आंखों के सामने अपने पति को तड़पते हुए मरता हुआ देख तो सकती हो। सृष्टि जो कुछ देर पहले अपनी आंखों में डर लिए बैठी थी, अब उसका डर गुस्से में बदला हुआ था। सृष्टि की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। तुम तो डरकर अपने पति के सीने से चिपकी हुई हो। तुमसे तो लड़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो एक काम करो, अपने पति को ही बाहर भेजो और हाँ, गाड़ी में बैठे बैठे आराम से अपनी पति को तड़पते हुए मरते देखना। तुम्हारी पति ने मेरे भाई को मारा है, उसे क्या लगा मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी तुम्हारी पति को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी, उसके टुकड़े टुकड़े करूंगी। अब सृष्टि की सब्र का बांध टूट चुका था और सृष्टि गुस्से से गाड़ी से बाहर आती है। कार्तिक भी सृष्टि के पीछे पीछे गाड़ी से बाहर निकलता है और सृष्टि के पीछे खड़ा हो जाता है। कार्तिक का पूरा ध्यान सृष्टि पर था। वो देखना चाहता था कि सृष्टि अब क्या करेगी, क्योंकि जो कुछ देर पहले डरी सहमी खरगोश की तरह उसके सीने से चिपकी हुई थी, अब वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। वो इस वक्त किसी जंगल की शेरनी की तरह लग रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त ज्वालामुखी भड़की हुई थी। सृष्टि सबके आगे आकर खड़ी हो जाती है, फिर अपने सीने पर हाथ बांधकर अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लिए मयूरी को जवाब देती है, ख्वाहिश इंसान को अपनी औकात के अनुसार ही देखनी चाहिए। अगर उन्हें पूरा करने का औकात ना हो तो ख्वाहिश देखना ही बेकार है। राजा की रानी मैदान में कभी नहीं आती, क्योंकि उसे अपने राजा पर पूरा भरोसा होता है कि उसका राजा अकेला सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अगर बात रानी के राजा पर आ जाती है तो रानी मैदान में ज़रूर आती है। सृष्टि की बात सुनकर मयूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में गन को सृष्टि की तरफ पॉइंट कर देती है। सृष्टि भी गुस्से से अपने पास खड़े बॉडीगार्ड की गन को ले लेती है और मयूरी की तरफ पॉइंट कर देती है। सृष्टि और मयूरी दोनों के ही हाथों में इस वक्त गन थी और दोनों ही एक दूसरे को जानलेवा नज़रों से देख रहे थे। कार्तिक की नीली आंखें अपनी आंखों में बेइंतहा प्यार लिए सृष्टि को देख रहा था।
क्योंकि कार्तिक के सामने सृष्टि का यही रूप पहली बार आया था। कार्तिक के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। तभी उसके कानों में गन चलाने की आवाज़ आती है। उसने देखा कि मयूरी के हाथ में गोली लगी थी, जिस हाथ में उसने गन पकड़ रखी थी, और गोली सृष्टि ने चलाई थी। कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। कार्तिक के बॉडीगार्ड मयूरी के बॉडीगार्ड से आपस में लड़ रहे थे। कार्तिक के बॉडीगार्ड मयूरी के बॉडीगार्ड पर भारी पड़ रहे थे। कार्तिक गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ सामने के नज़ारे को देखकर एंजॉय कर रहा था। जैसे ही मयूरी के हाथ में गोली लगी थी तो उसके हाथ का गन छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी सृष्टि भी अपने हाथ में गन को एक साइड में फेंककर मयूरी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और मयूरी नीचे गिर जाती है। मयूरी के होठों के किनारे से खून निकलने लगता है और चेहरे पर सृष्टि के उंगलियों के निशान रह जाते हैं। सृष्टि पंजों के बल पर बैठकर मयूरी के बाल को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करती है और गुस्से में बोलती है। सृष्टि सक्सेना की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है उसका इश्क। बात अगर उसके इश्क पर आएगी तो ये सृष्टि किसी से भी लड़ जाएगी। इतना बोलकर सृष्टि मयूरी के सिर में गोली मार देती है और मयूरी वहीं पर ढेर हो जाती है। और फिर उनकी गाड़ियों का काफिला सृष्टि विला की तरफ बढ़ जाता है। चारों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। चारों फ्रेश होकर डिनर कर लेते हैं और आज जल्दी से अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। यहाँ अजय का कमरा। अजय अनुराधा को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था और अनुराधा भी प्यार से अजय के सीने से लगी हुई थी। तब अजय को कुछ याद आता है और उसने अनुराधा को कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। कल माँ और पापा गांव से तुमसे मिलने आ रहे हैं। माँ तो कब से आना चाहती थी लेकिन उनकी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। अब सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने माँ को बुला लिया है। तो कल तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना और घर पर ही रहना। अनुराधा मुस्कुराकर बस अपनी पलकें झपका देती है और अजय अनुराधा वापस से एक दूसरे के बाहों में सोने लगते हैं। अगले दिन सुबह अजय शर्टलेस होकर अपने पेट के बल सो रहा था और दूसरी तरफ अनुराधा के पूरे कमरे में अपने कपड़ों का भूचाल मचा रखा था। अनुराधा अभी भी अपने शॉर्ट नाइटी ड्रेस में खड़ी थी। अपनी अलमारी में से अपने एक एक कपड़े को निकालकर बाहर फेंक रही थी। अनुराधा अपने हर एक कपड़े को ध्यान से देख रही थी और खुद पर लगाकर देखती है, फिर खुद से ही कहती है, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे कपड़े तो हैं मेरे पास, लेकिन एक भी पसंद नहीं आ रहा। मेरे पास एक भी ढंग का इंडियन ड्रेस नहीं है। अब जीन्स टॉप पहनकर तो अपने सास ससुर के सामने नहीं जा सकती ना। क्या करूँ क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मॉल चली जाती हूँ, वहाँ से ही कुछ खरीद लूँगी। फिर अनुराधा खुद के सिर पर चपत लगाती हुई बोलती है, तू पागल हो गई है अनुराधा। अगर तू चली गई और तेरे आने से पहले ही तेरे सास ससुर आ गए तो? फिर उसने अपना रोने सा शक्ल बनाकर कहा, फिर वो तुझे ताना मारेंगे कि मुझे सही से कपड़े पहनने नहीं आता और मेरे पास तो इंडियन कपड़े है भी नहीं, मैं क्या पहनूं? कहते हुए अनुराधा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अनुराधा की रोने की आवाज़ से अजय की आंखें जड़ से खुल जाती है। जैसे ही अजय की आंखें खुलती है तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा नज़र आता है, क्योंकि अजय की सिर पर एक गुलाबी कलर का अनुराधा का टॉप पड़ा हुआ था। नींद से एकदम उठने के बाद अजय को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे अजय सब कुछ समझ जाता है।
उसने पहले तो अपने सिर से टॉप को हटाता है, चारों तरफ देखता है तो पूरे कमरे में जैसे कपड़ों का कोई भूचाल आया हुआ था। और फिर अजय की नज़र अनुराधा पर जाती है, जो सोफे पर बैठकर अपने एक हाथ में टॉप को और दूसरे हाथ में जीन्स को पकड़े रो रही थी। अजय जल्दी से अनुराधा के पास जाता है और अनुराधा को पकड़कर बोलता है, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? और तुमने पूरे कमरे में कपड़ों का भूचाल क्यों मचा रखा है? अनुराधा अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू लेकर अपनी सिर उठाकर अजय को देखती है और फिर और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। उसने रोते हुए कहा, जब तुम्हारे मम्मा और पापा आएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। अजय अनुराधा के आंसुओं को पोंछकर उसे चुप कराते हुए बोलता है, लेकिन जान, मेरी मम्मा और पापा तुम्हें क्यों डांटेंगे? अनुराधा ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है। उनके सामने जीन्स और टॉप पहनकर जाऊंगी तो वो मुझे डांटेंगे ही। अनुराधा की इतनी सी क्यूट सी बातें सुनकर अजय को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन अजय ने बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखा हुआ था। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था और तुम रोज़ यही सब ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल आती थी, मम्मी पापा तो तुम्हें पहले भी बहुत बार ऐसे ड्रेस में देख चुके हैं, अब एक बार और जीन्स टॉप में देख लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अजय की बातें सुनकर अनुराधा अपनी आंखें छोटी छोटी करके अजय को देखकर बोलती है, आप पागल तो नहीं हो गए? हॉस्पिटल में तो वो मुझे एक डॉक्टर के नाते जानते थे, तब मैं जीन्स और टॉप पहनकर जाती थी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब मैं उनकी बहू हूँ, मैं उनके सामने जीन्स और टॉप पहनकर कैसे जा सकती हूँ? अजय ने कहा, लेकिन इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? ये भी तो कपड़े ही है। अनुराधा ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ है, लेकिन इन कपड़ों को पहनकर अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं कैसी कैरेक्टर की लड़की हूँ, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वैसे भी मैं एक नाजायज़। बोलते हुए अनुराधा चुप हो जाती है। अजय अनुराधा की बात को समझकर उसका हाथ पकड़ता है और बहुत ही प्यार से अनुराधा को समझाता है, जान, ये हमारे कपड़े हमारे जिस्म के लिबास है, हमारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है। इज्जत आँखों में होती है, कपड़ों में नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ और पापा का इज्जत बिल्कुल वैसे ही करती हो जैसे तुम अपनी भैया और भाभी की करती हो, तो तुम कुछ भी पहनो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या तुम बार बार अपने नाजायज़ होने की बात करती रहती हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? कमल का फूल भी कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन सभी भगवान को कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तुम मेरी ज़िंदगी की वो महक हो जिसने मेरी ज़िंदगी के जर्रे जर्रे को महकाया है। अनुराधा को अजय की बात समझ में आ तो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन फिर भी मुझे इंडियन ड्रेस ही चाहिए, मेरा मन है। अनुराधा की बात सुनकर अजय अपना सिर पकड़ लेता है। अनुराधा को सोचकर एकदम से खुश होकर बोलती है, अरे हाँ, सृष्टि भाभी है ना, उनके पास तो बहुत सारे इंडियन कपड़े हैं, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूँगी। इतना बोलकर वो खुश होकर एकदम से जाने लगती है तो अजय अनुराधा का हाथ पकड़ लेता है। अनुराधा अपने हाथ को देखकर अजय की तरफ सवालियात नज़रों से देखने लगती है। अजय सोफे पर से खड़ा होता है और अपने क्लोजेस्ट रूम में चला जाता है। अनुराधा अजय का इंतज़ार वहीं खड़े होकर करने लगती है। थोड़ी ही देर में अजय अपने हाथ में एक बैग को लेकर आता है और अनुराधा को दे देता है। अनुराधा एक नज़र अजय को देखती है और फिर हाथ में पकड़े हुए बैग को वो सवालियात नज़रों से अजय को देखने लगती है। अजय आंखों के इशारे से ही अनुराधा को बैग खोलने के लिए कहता है। अनुराधा बैग खोलती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस बैग में एक बहुत ही प्यारी सी पीच कलर की साड़ी थी
इसे देखकर अनुराधा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और किसी छोटे बच्चे की तरह उछलने लगती है। फिर खुशी से अजय के गले लग जाती है। अनुराधा ने खुश होकर अजय के सीने से लगे हुए ही कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। दूसरी तरफ कार्तिक का कमरा। कार्तिक और सृष्टि अभी भी बेड पर लेटे हुए थे। कार्तिक जाग चुका था लेकिन सृष्टि अभी भी सो रही थी। कार्तिक सृष्टि के सीने पर बने टैटू को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए सृष्टि को हिलाते हुए पूछता है, वाइफी ये टैटू तुमने कहाँ, कब और किससे बनवाया है? सृष्टि ने अपनी आधे नींद की हालत में कहा, पतिदेव मैंने आपको बताया तो था कि शादी के समय मैंने ये दिल्ली में मनोहर भैया के दुकान में बनवाया था। कार्तिक ने गुस्से में सृष्टि के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे सृष्टि कार्तिक के सीने से जा लगती है। कार्तिक ने गुस्से में कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ पर टैटू बनवाने की, वो भी किसी गैर मर्द से? पूरी दुनिया में तुम्हें कोई और लेडीज टैटू वाली नहीं मिला। कार्तिक की बातों से जलन साफ साफ नज़र आ रहा था और कार्तिक को ऐसा करता हुआ देखकर सृष्टि को कार्तिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है। वो मुस्कुराने लगी तो उसे मुस्कुराता हुआ देखकर कार्तिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मुस्कुराना बंद करो, मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ तुम्हें यहाँ। तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, तैयार होकर नीचे आ जाओ। मुझे ये टैटू तुम्हारे जिस्म पर नहीं चाहिए, हम इसे अभी रिमूव करेंगे। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैं ये टैटू नहीं हटाऊंगी। तुम्हारा ये नाम मैंने शादी के टाइम पर अपने सीने पर बनवाया था। कार्तिक ने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सृष्टि ने कहा, पतिदेव मेरी बात तो सुनिए। कार्तिक ने गुस्से में कहा, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा जिस्म अब मेरा है, इस पर मेरा हक है। मुझे तुम्हारे जिस्म में किसी गैर मर्द की बनाई गई कोई भी निशानी नहीं चाहिए। तुम्हारे जिस्म पर निशानी भी सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए और तुम्हारे जिस्म से खुशबू भी सिर्फ मेरी ही आनी चाहिए। इसलिए ये टैटू अभी इसी वक्त रिमूव होगा। इतना बोलकर कार्तिक जाने लगता है तो सृष्टि कार्तिक का हाथ पकड़कर बोलती है, पतिदेव मैंने ये टैटू मनोहर भैया की दुकान में बनवाया है, लेकिन मनोहर भैया से नहीं बल्कि उनकी पत्नी मोहिनी भाभी से। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने सीने पर किसी गैर मर्द के हाथ से टैटू बनवाऊंगी? मेरे जिस्म को छूने वाले आप पहले और आखिरी मर्द हो। आपसे पहले ना तो सृष्टि के जिस्म को किसी ने छुआ था और ना ही आगे आपके अलावा सृष्टि के जिस्म को कोई और छू पाएगा। सृष्टि और सृष्टि का जिस्म, सृष्टि की रूह सिर्फ आपकी है। सृष्टि की बात सुनकर कार्तिक का गुस्सा ऐसे शांत होता है जैसे किसी ने जलते हुए चूल्हे में ठंडा पानी डाल दिया हो। सृष्टि की बात सुनकर कार्तिक सृष्टि के पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से सृष्टि के माथे को चूम लेता है। लेकिन तभी सृष्टि एक तंज भरी मुस्कान लिए बोलती है, वैसे ऐसा क्यों होता है पतिदेव? हर आदमी को पत्नी तो बिल्कुल सती सावित्री वाली चाहिए होता है, लेकिन वो खुद राम की तरह पवित्र नहीं रह पाता। अब आप खुद को ही देख लीजिए। सृष्टि का ताना अनामिका को लेकर था और सृष्टि की बातें कार्तिक के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। कार्तिक सृष्टि से दूर होता है और बिना किसी भाव के बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज अजय के मम्मी पापा आने वाले हैं। और इतना बोलकर कार्तिक वॉशरूम चला जाता है। सृष्टि वापस से मुंह बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और ब्लैंकेट को अपने चेहरे तक ढक लेती है। दोपहर का समय है। सभी लोग अजय के माता पिता के आने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है।
अजय मुंबई के एयरपोर्ट से अपनी माँ और पापा को रिसीव करने के लिए गया हुआ था और थोड़ी देर के बाद अजय अपनी मम्मी पापा को लेकर मेन गेट से अंदर आता है और जैसे ही सृष्टि की नज़र आरती जी पर जाती है, सृष्टि खुश होकर भागकर उनके पास जाती है और आरती जी के गले लग जाती है। आरती जी बहुत ही प्यार से सृष्टि के सिर पर हाथ रखकर बोलती है, कैसी हो सृष्टि बेटा? सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? सृष्टि ने दोनों हाथ जोड़कर रघुवीर जी को भी प्रणाम करती है। रघुवीर जी ने भी मुस्कुराकर सृष्टि के सिर पर हाथ रख देते हैं। कार्तिक भी आगे आता है और कार्तिक आरती जी और रघुवीर जी के दोनों के ही पैर छूता है। ये देखकर सृष्टि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आरती जी और रघुवीर जी दोनों कार्तिक के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और तभी आरती जी की नज़र उनके पीछे खड़ी अनुराधा पर जाती है। अनुराधा जो इस वक्त कुछ घबराई हुई लग रही थी, उसने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाकर खड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उन लोगों के सामने जाए। अनुराधा अंदर ही अंदर बहुत सारे सवालों से जूझ रही थी। अनुराधा के मन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि क्या वो उन्हें अपनी बहू के रूप में अपनाएंगे, क्या वो इस शादी को मानेंगे, क्योंकि उनकी शादी अजय के माता पिता की अनुपस्थिति में हुई थी। क्या वो अनुराधा को पसंद करेंगे? तभी आरती जी मुस्कुराकर अनुराधा के पास आते हैं और उसके गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से बोलते हैं, जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा था तो तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थी। दिल तो चाहता था कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना लूँ, अपने बेटे की दुल्हन बनाओ, लेकिन उस वक्त हालात सही नहीं थे। लेकिन मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरी अनकही ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कर देगा। इतना बोलकर आरती जी अपनी आंखों से काजल निकालकर अनुराधा के कान के पीछे लगाती है और उसकी बलाई लेते हुए उसके माथे को चूम लेती है। आरती जी का प्यार भरा स्पर्श महसूस करके अनुराधा अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी अनुराधा की आंखों से आंसू की बूंद निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं। आंखों में नमी तो कार्तिक के भी उतर आए थे, लेकिन कार्तिक अपने आंखों की नमी को छुपा लेता है और आए भी क्यों ना, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह पाला था। आज उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था। अनुराधा घबराई हुई थी और कार्तिक भी अनुराधा को लेकर थोड़ा सा नर्वस था। जो सवाल अनुराधा के दिमाग में था वही सवाल कार्तिक के दिमाग में भी चल रहा था। और जब आरती जी का इतना प्यार देखकर अनुराधा का दिल शांत हो चुका था तो कार्तिक भी रिलैक्स था। अनुराधा पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन तभी आरती जी अनुराधा को रोक देती है और प्यार से अनुराधा के गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, तुम मेरी बहू बाद में हो लेकिन बेटी पहले हो, और बेटियां पैर नहीं छूती। और फिर आरती जी पीछे मुड़कर रघुवीर जी को देखते हुए कहती है, क्यों, सही कहा ना मैंने? रघुवीर जी भी मुस्कुराकर अनुराधा के पास आते हैं और प्यार से अनुराधा के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बिल्कुल, हमारे घर की बेटियां पैर नहीं छूते, उनकी जगह तो दिल में होती है। अजय देखता है कि माहौल काफ़ी इमोशनल हो गया है तो अजय माहौल को हल्का करने के लिए बोलता है, अनुराधा तुम कैसी बहू हो? तुम्हारे सास ससुर पहली बार तुमसे मिलने आए हैं, तुमने उन्हें बिठाया भी नहीं, पानी के लिए भी नहीं पूछा, चाय नाश्ता तो दूर की बात है। तभी अनुराधा मुस्कुराकर दोनों को बैठने के लिए कहती है, उन्हें सोफे पर बिठाती है और तभी वहाँ पर सर्वेंट पानी लेकर आ जाता है और फिर सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। दोपहर का समय था। एक सर्वेंट आकर बोलता है, मैम लंच रेडी है, और फिर सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। लंच करते हुए रघुवीर जी कार्तिक को देखते हुए थोड़ा गंभीर स्वर में बोलते हैं, हम जानते हैं मिस्टर सक्सेना। वो कुछ बोल ही रहे थे कि तभी कार्तिक बीच में ही बोलता है, आप मुझे कार्तिक कहकर बुला सकते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
रघुवीर जी एक पल के लिए रुक जाते हैं, फिर कार्तिक को देखते हैं और फिर एक नज़र अजय को। अजय ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। रघुवीर जी को उम्मीद भी नहीं थी कि कार्तिक उनके साथ इतना जेंटल होकर बात करेगा, क्योंकि कार्तिक की बदतमीजी हमेशा चर्चे में रहती है। रघुवीर जी फिर से बोलते हैं, हम जानते हैं बेटा कि अनुराधा और अजय की शादी हो चुकी है। उन्होंने शादी कोर्ट में की है, समाज के सामने नहीं। सभी लोग शांत होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों की शादी पूरे समाज के सामने धूमधाम से की जाए। फिर अजय की माँ और हमारे भी तो कुछ सपने हैं। हमारे बेटे को लेकर हम अपने अरमान भी पूरे कर लेंगे और समाज के सामने उनकी शादी भी हो जाएगी। तो क्या कहते हो कार्तिक बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं अगर हम अपने बेटे की बारात तुम्हारी चौखट पर लेकर आए तो? कार्तिक एक नज़र अनुराधा को देखता है जो अपना सिर झुकाए बैठी थी, और फिर एक नज़र सृष्टि को। सृष्टि मुस्कुराकर अपनी पलकें हाँ में झटका देती है। फिर कार्तिक रघुवीर जी को देखते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बोलता है, मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी बहन की बारात मेरे चौखट पर आए। एक भाई के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। पूरा मुंबई देखेगा कार्तिक सक्सेना अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करता है, और यहाँ तो डबल सेलिब्रेशन है। एक तरफ मेरी बहन की शादी है तो दूसरी तरफ मेरे यार की शादी है। आप बारात लेकर आइए। कार्तिक सक्सेना धूमधाम से अपनी बहन की बारात का स्वागत करेगा। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।